स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 4 का फर्स्ट क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस लिख लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 का फर्स्ट क्लास। तो क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को इसमें पढ़ना है। सिलेबस नंबर 1 है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जो कि सबके लिए एकदम से न्यू चैप्टर है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। दूसरा है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग भी सबके लिए टोटली न्यू चैप्टर है, कभी नहीं किया हुआ है किसी का। स्विच दे देना इसी वाला। तीसरा चैप्टर है हायर परचेज। चौथा चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। सब न्यू चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, ये भी न्यू चैप्टर है। और सिक्स चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर में एक चैप्टर है रिटायरमेंट कम एडमिशन, ये भी न्यू है, ये भी नहीं किया हुआ है किसी का। और सेकेंड पार्ट में आ रहा है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए न्यू है। तो ये सारा ही तुम्हारा सब नया चैप्टर्स है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये उसका सिलेबस है CCF। तो ये 6 चैप्टर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और कोई भी चैप्टर से देखो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं रखा गया है जिसमें से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सके। और ये सारा ही चैप्टर्स अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस अकाउंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में बेसिक अकाउंटिंग सीखा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। अब हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अकाउंटिंग का एडवांस वर्जन में जा रहे हैं। तुम एक चीज़ नोटिस करो, पार्टनरशिप में बहुत सारा चैप्टर्स होता है। PL एप्रोप्रिएशन होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, फिर आता है चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये सारा टॉपिक CU ने हटा दिया है और उसके बदले एक नया टॉपिक लेके आया है रिटायरमेंट कम एडमिशन। इसका मतलब वो सब पुराना टॉपिक पढ़े बिना हमको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, और उन सब के बिना ये हो नहीं पाएगा। मतलब वो सब सिलेबस में नहीं है एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर भी उसको करना पड़ेगा, उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम के साथ। क्लियर, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम के साथ। और जहाँ तक बुक का बात है, हम लोग को स्ट्रॉलर परचेज कर लेना है AK मुखर्जी का। इसमें सारा अनसॉल्व क्वेश्चन रहेगा। और फिर से सेमेस्टर 1 में भी वही हुआ था, सेमेस्टर 2 में भी वही हुआ था, सेमेस्टर 3 में भी वही हुआ था। जो स्कॉलर में है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी टीचर का नोट्स फॉलो करने का दरकार नहीं है, सिर्फ स्क्रॉलर का सम प्रैक्टिस करके जाना। बट इस बार अकाउंटिंग का लेवल हाई रहेगा। ठीक है, ये सब एडवांस अकाउंटिंग में आता है। ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम, पार्टनरशिप, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग।
सो डे वन से तुमको प्रिपेयर्ड रहना है कि तुम्हारा सिलेबस में एडवांस अकाउंटिंग का पोर्शन ऐड होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम। कॉपी में हेडिंग दे देते हैं, चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम, ये हमारा चैप्टर बोलो या फिर टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट टॉपिक। तो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि इंश्योरेंस क्या होता है और क्लेम वर्ड क्या समझा रहा है, कितने तरह का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट में कितना पार्टी होता है, ठीक है, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व। तो पहले हम लोग को ये सब धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी लिखने का दरकार नहीं, पहले सुन लो, ऑफ अश्योरेंस एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस होता है और ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, जहां पे दो पार्टी होता है, एक पार्टी होता है इंश्योरर, दूसरा पार्टी होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग बोलते हैं इंश्योरर। और जो अपना प्रॉपर्टी का या फिर लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है। मतलब इंश्योर्ड क्या करता है ना, ये जो पर्सन है जो इंश्योर्ड है ये लेता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस में एंटर होता है? किसके साथ? इंश्योरर के साथ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, सो दैट इन फ्यूचर में अगर कोई अनफोर्सिएबल इवेंट हो जाए, ठीक है, कोई अनफोर्सिएबल इवेंट हो जाए, कोई प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाए इंश्योर्ड का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगा? उसका जो लॉस है उसको कंपनसेट करेगा टू सम एक्सटेंट। ठीक है, मान लो इंश्योर्ड को अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो इंश्योर्ड ने क्या किया है? इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है इंश्योरेंस कंपनी से, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, जितना हो सके कोशिश करेंगे भरपाई करने का। ये भरपाई करेगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लॉस होगा तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। तो इंश्योर्ड ने क्या किया है? एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, सो दैट इन फ्यूचर डेट, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए नहीं पता। तुम्हारे देखो एग्जाम ही कब कब हो जा रहा है, तुमको खुद ही नहीं पता रहता है। स्टूडेंट है भाई, उसको तो पता ही नहीं क्या कब हो जा रहा है, बेचारा वो क्या करे, वो तो परेशान है। 6-6 महीना पे एग्जाम ले रहा है सीयू, है कि नहीं? क्या करे, वो तो 4-6 महीने पे करेक्शन। या वेरी गुड, हम तो सहमत है तुम्हारे साथ। ठीक है, स्टूडेंट बहुत परेशान है। अभी एग्जाम खत्म हुआ, अभी फिर बोल रहा है फिर से क्लास शुरू हो गया, फिर देखिएगा 5-5.5 महीना फिर एग्जाम ले लेगा। इधर गर्मी में फिर स्टूडेंट आएगा नहीं, वो तो भाई घर पे रिलैक्स करेगा, घर पे मैंगो जूस पिएगा, ऐसे करके ऐसे गोवा हुआ खाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब वो पूरा गर्मी का पूरा आनंद लेना चाहता है घर पे, लेकिन वो क्या करे, उसको परेशान कर देती है एसयू ने।
ठीक है, तो जो भी है हम लोग थोड़ा बातचीत को अपना कंटिन्यू रखते हैं कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तुम लोग सेपरेटली पढ़ोगे अपना बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है 1872। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी होता है इंश्योर्ड, जिसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। हम अपना इंश्योरेंस अपना लाइफ का करवा सकते हैं, लाइफ अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। हम अपना कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। हम अपना मोटर कार का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो तुम समझो इंश्योरेंस भी बहुत तरह का होता है। जब हम अपना कोई भी लिविंग बीइंग का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना इंश्योरेंस करवाया, अपना वाइफ का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, अपने कुत्ते का इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, डॉग, पेट डॉग, ठीक है, टॉमी का इंश्योरेंस करवा दिया, तो वो सब किस में आएगा? लाइफ इंश्योरेंस में आएगा। वो सब किस में कवर्ड रहेगा? लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ को छोड़ के बाकी दूसरा कोई चीज का अगर इंश्योरेंस करवाया तो वो सब किस में आएगा? जनरल इंश्योरेंस में आएगा। Now, what is the difference between life insurance and general insurance? ये बस तुम्हारे नॉलेज पर्पज के लिए है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट बिफोर एंटरिंग इनटू द चैप्टर एक बार हम लोग इंश्योरेंस का पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? पैसा फोरफीट नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर तुमने LIC का पॉलिसी ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज करवा रखा है, तो या तो तुम्हारे रहने के अंदर या फिर तुम्हारे जाने के बाद पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो भी अमाउंट, जो भी डिस्कस हुआ है, जो भी कंसिडरेशन का बातचीत हुआ है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर इंश्योर्ड को पैसा देगा ही देगा। बट व्हाट इफ इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस? मान लो हम लोगों ने अपना मोटर कार का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, मोटर कार का इंश्योरेंस करवाया, और इंश्योरेंस जब करवाते हैं ना तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। जब भी हम लोग कोई चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं तो बदले में क्या पे करना पड़ता है हमको? इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम कौन किसको पे करता है? इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरर को, ठीक है। ये पीरियोडिकल बेसिस पे पेमेंट करते हैं, मतलब ये ईयरली हो सकता है, या फिर ये हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर ये क्वार्टरली हो सकता है, जैसा एग्रीमेंट बन जाए, जैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाए बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कौन पे करता है किसको? इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरर को। और इंश्योरेंस प्रीमियम के बदले इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अश्योरेंस देता है, गारंटी नहीं देता है, अश्योरेंस देता है कि अगर फ्यूचर में इंश्योर्ड को कोई भी तरह का डैमेज होता है, फिनेंशियल डैमेज होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है, जिस चीज का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरर क्या करेगा? उस लॉस के बदले में उसको कंपनसेशन देगा, और इसी कंपनसेशन को बोलते हैं क्लेम, ठीक है। इसी कंपनसेशन को क्या बोलते हैं? क्लेम। तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर ली इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, वेयर बाई जहां पे इंश्योरर प्रोमिसेस टू कंपनसेट, प्रॉमिस कर रहा है कि वो कंपनसेट करेगा फॉर द लॉस इनकर्ड बाय इंश्योर्ड एट सम फ्यूचर डेट। फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है इंश्योर्ड को, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले उसको कंपनसेट करेगा। इंश्योरेंस कितने तरह का होता है? इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का ना पैसा फॉरफिट हो जाता है। सपोज इस साल हमने अपना मोटर कार का इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, जब हम बोलते हैं इंश्योरेंस पे किया मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया इस साल हमारा मोटर कार में कोई डैमेज नहीं हुआ, बट नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग में, ठीक है, दैट इज 1 अप्रैल 2025, पहला ही दिन गाड़ी डैमेज हो गया, ठीक है, और उस दिन का हमने कोई इंश्योरेंस हमारा पॉलिसी लैप्स हो गया था, हमने क्लेम प्रीमियम पे नहीं किया था,
तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि आपने प्रीमियम तो पिछले साल का पे किया था, इस साल का पहला दिन आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आपको पिछले साल का आखिरी दिन में रिन्यूअल करवाना था इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने रिन्यूअल करवाया नहीं, तो अब आपका पॉलिसी लैप्स हो गया है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इट मीन्स मान लो हमने 10 साल तक प्रीमियम भरा, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, 11वां साल में सोचे कि इस साल प्रीमियम नहीं भरेंगे और उसी साल अगर डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में कोई भी कंपनसेशन नहीं देगा। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को हमने जो 10 साल तक प्रीमियम दिया वो सब क्या हुआ, वो सब फोरफीट हो जाता है, जब्त हो जाता है। क्लियर, जिस साल डैमेज हुआ है अगर उस साल तुमने प्रीमियम नहीं भरा है, इट मीन्स तुमको पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बात से समझ में आ रहा है कि हम लोग को इंश्योरेंस प्रीमियम शुरुआत में ही पे करना पड़ता है, तभी तो बाद में कोई अगर नुकसान होगा तो कंपनी हमको कंपनसेट करेगा, है कि नहीं। क्लियर, ऐसा थोड़ी कि जब मर्जी तब पे करेंगे, हम लोग को जनरली ईयर के बिगिनिंग में जब भी हमने अपना इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा उस स्पेसिफाइड डेट पे, जैसे आज अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आज का डेट पे हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद पे करेंगे, नहीं। क्लियर, तो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में जो हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे वो अकाउंटिंग क्या सीखेंगे, जनरल इंश्योरेंस के बारे में। एक पार्टी रहेगा इंश्योर्ड जिसका गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक रहेगा, अचानक किसी दिन उसका स्टॉक में आग लग जाएगा, ठीक है, और किसके पास गोडाउन में कितना स्टॉक होता है डेली बेसिस पे, इसका आइडिया जनरली किसी को नहीं होता। तुम कितना भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपलोड कर लो, मतलब सिस्टम बैठा लो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। रीजन, तुम डेली का रिकॉर्ड भी रख सकते हो, बट हो सकता है कि अकाउंटेंट 8 बजे घर चला गया रात में और रात को 9 बजे ट्रक एंट्री मारा है ना, विद गुड्स, रात को 9 बजे 10 बजे के करीब ट्रक आया है, तो वो गुड्स कहां रखेंगे, गोडाउन में ही रखेंगे, बट उसका एंट्री कब होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब अकाउंटेंट आएगा। और इसी बीच में अगर कोई घटना हो जाएगा तो हम ये एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली कितने रुपया का स्टॉक पड़ा हुआ था। देखो, किसके पास कितने रुपया का स्टॉक पड़ा हुआ है एवरी डे, ये कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट अमाउंट, नो वन, कितना भी तुम रिकॉर्डिंग कर लो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टॉक बहुत तरह का होता है। कुछ होता है नॉर्मल गुड्स, व्हाट इज नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल स्टॉक जो दाम के ऊपर बिकेगा, कॉस्ट के ऊपर बिकेगा, 10 में खरीदे तो 12 में बेचेंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मल स्टॉक। कुछ होता है एबनॉर्मल स्टॉक, रखे रखे पुराना हो गया, अब भाई 10 रुपया में खरीदे थे, इसको 9 रुपया 8 रुपया जो मिल रहा है बेच के हटाओ, जितना दिन जाएगा उतना इसका दाम आउटडेटेड होते जाएगा, ठीक है, तो पुराना होते जाएगा तो दाम नहीं मिलेगा। तो स्टॉक किसके पास कितना है ना, इसका आइडिया, इसका डिटेल जनरली किसी के पास नहीं होता। और आग तो ये सोच के लगेगा नहीं कि आज ईयर एंडिंग है आज लग जाते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आग तो बोल के आएगा, प्रॉब्लम्स तो बोल के नहीं आता कि हम ईयर एंडिंग का डेट पे ही आएंगे जब स्टॉक वैल्यूएशन होता है तो ही आसानी रहेगा, ठीक है, स्टॉक काउंटिंग में आसानी रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि देखो, कहानी ऐसा है कि इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, किससे, इंश्योरर से, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योर्ड के गोडाउन में साल के बीच में कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आग लग सकता है, ठीक है। और स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक में हम लोग एंट्रीज, स्टॉक वैल्यूएशन जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिकंसिलिएशन, स्टॉक टेकिंग, ये कब करते हैं, साल के एंड में हम लोग हिसाब किताब करते हैं हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तब ना जाके हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर पता करते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है। व्हेन वी से क्लोजिंग स्टॉक वी मीन स्टॉक एट द ईयर एंड, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक एट द ईयर एंड, तो साल के एंड में हमारे पास कितना स्टॉक है, ये तो स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है स्टॉक को चेक करना, वेरीफाई करना, रिकंसिलिएशन करना, कैलकुलेट करना, हिसाब करना। तो स्टॉक का ईयर एंडिंग पे कैलकुलेशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक पता लगाते हैं, बट साल के बीचों बीच कितना स्टॉक कितना था एग्जैक्ट अमाउंट बताना पॉसिबल नहीं है।
अब सोचो ये इंश्योर्ड एक क्लेम लॉन्च करेगा, ठीक है, मतलब ही विल क्लेम, वो इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करेगा कि देखिए मेरे यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल डैमेज हुआ है, मेरा गोडाउन में आग लग गया है। तो इंश्योरेंस कंपनी से पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुम बताओ क्या पूछ सकता है इंश्योरेंस कंपनी? सब फालतू क्वेश्चन क्यों पूछेगा, वो बोल रहा है आग लगा है तो भाई कब लगा था, ये सब नहीं पूछेगा, बोला कितने का स्टॉक था। इंश्योरेंस कंपनी को किस चीज से मतलब है, कितने का स्टॉक था, क्योंकि कंपनसेट करने का जिम्मेदारी किसका है, मुआवजा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितने का स्टॉक था, और वहीं पे इंश्योर्ड जो है वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको तो एग्जैक्टली पता नहीं कि कितने का स्टॉक था। अब तुम इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलोगे वो 2-3 लाख का था, बोलेगा ये सब ऐसे करके बातचीत नहीं होता है। यू हैव टू बी कंफर्म, यू हैव टू से एग्जैक्ट अमाउंट, और ये बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आग तो कभी भी लग सकता है कि नहीं, आग थोड़ी ना बोल के लगेगा, तो हम तो ईयर एंडिंग पे ही लगेंगे, क्योंकि ईयर एंडिंग पे स्टॉक टेकिंग होगा, स्टॉक रिकंसिलिएशन होगा। क्लियर? तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड क्या है। इंश्योरेंस क्लेम में हम लोग सीखेंगे इंश्योरेंस का अकाउंटिंग कैसे होता है, इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंटिंग कैसे होता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत ये जान लिए कि इंश्योरेंस क्या होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, ठीक है। जैसे देखो तुम मेरे पास पढ़ने आए हो, तो हम तुमको गारंटी नहीं दे सकते, हम तुमको अश्योरेंस दे सकते हैं कि तुम मेरे पास डेली क्लास करो, घर में डेली पढ़ाई करो, एक अच्छे स्टूडेंट जैसा पढ़ाई करो, घर बैठ के तुम धूप के चलते मतलब डर डर के तुम घर में बैठे हो कि भाई हम धूप में निकलेंगे तो काले हो जाएंगे, ठीक है, हम मोम की तरह गल जाएंगे धूप में निकलेंगे, तो हम थोड़ा घर में बैठे रहते हैं, ठीक है। फिर जब एग्जाम आएगा तो थोड़ा सा इधर उधर ये वो यूट्यूब वीडियो देख लेंगे और एग्जाम में जाके पास हो जाएंगे। तो ये सब अगर तुमने मेंटालिटी बना रखा है, देन आई कैन गिव यू अ गारंटी कि फिर तो नहीं होने वाला है। बट ऐसे तुम हमसे पूछोगे तो हम तुमको अश्योरेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा नॉलेज ग्रैप्स कर पाओगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अश्योरेंस मतलब, ठीक है, स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आया है, हम उसको अश्योरेंस दे सकते हैं कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा उसका अच्छा मार्क्स आएगा, हम उसको गारंटी नहीं दे सकते, बिकॉज मार्क्स लाना और नहीं लाना वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वह जहां पे इंश्योर्ड कौन होता है, जिसने अपना इंश्योरेंस का पॉलिसी ले रखा है, और इंश्योरर कौन होता है, जिससे पॉलिसी ले रखा है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड क्या करता है, टाइम टू टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। एंड इन द इवेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल लॉस, एनी डैमेज, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, किसको, इंश्योर्ड को। अच्छा, कंपनसेट करने का भी ना एक लिमिट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा पूरा जिंदगी का सब कुछ लॉस हम कंपनसेट करेंगे, इसको बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू, इसको बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू या फिर सम अश्योर्ड। ना व्हाट इज दिस, जैसे मान लो कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस एंटर किया जाएगा बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, तो इंश्योरर पूछेगा क्वेश्चन, आपको कितने का इंश्योरेंस लेना है, मतलब कितने का रिस्क सेफ गार्ड करना है। तो हम उसको बोलेंगे देखो भाई हमको 5 लाख रुपया का पॉलिसी लेना है। 5 लाख रुपया का पॉलिसी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपया तक का फाइनेंशियल डैमेज का कंपनसेशन करेगा, किसको, इंश्योर्ड को। यानी उसके अकॉर्डिंग ही प्रीमियम बनेगा। मान लो प्रीमियम बना, ईयरली प्रीमियम बन गया मान लो 10,000 रुपया, दिस इज एनुअल प्रीमियम 10,000 रुपया। मतलब इंश्योर्ड क्या करेगा, हर साल 10,000 का प्रीमियम पे करेगा, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि कभी भी अगर इंश्योर्ड को अगर कोई फाइनेंशियल डैमेज होता है, चोरी हो गया, आग लग गया, ठीक है, क्लियर, कोई भी फाइनेंशियल डैमेज होगा, तो इन द इवेंट ऑफ सच लॉस, इन द इवेंट ऑफ सच सर्कमस्टांसेस, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट तक कंपनसेट करेगा या फिर इससे कम कंपनसेट करेगा, लेकिन इससे ज्यादा कंपनसेट करने के लिए लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू,
इट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो इंश्योरर को कंपनसेट करना है, किसको, इंश्योर्ड को। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सम अश्योर्ड। क्लियर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहां तक का कंपनसेट करने के लिए लायबल है, अप टू द अमाउंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू, जितने का पॉलिसी ले रखा है। ये पॉलिसी कौन लिया होगा, इंश्योर्ड ने। किससे लिया होगा, इंश्योरर से, और उसके बदले इंश्योर्ड क्या पे करता है, टाइम टू टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है। तो मोटा मोटी हम लोग को एक जनरल आइडिया हो गया इंश्योरेंस के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखो मीनिंग। इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग। तो सबसे पहला बात लिखेंगे, इंश्योरेंस is a contract of assurance. Insurance is a contract of assurance and not a guarantee. Insurance is a contract of assurance and not a guarantee, whereby the first party insurer ब्रैकेट में लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी agrees to compensate insured insured, ठीक है, in the event of any financial damage to the latter. Now फर्स्ट पार्टी कौन था, इंश्योरर, तो सेकंड पार्टी या फिर लैटर कौन हुआ, इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस है एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वेयर बाय द फर्स्ट पार्टी कौन है, इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी एग्री कर रहा है टू कंपनसेट इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल डैमेज टू द लैटर। ठीक है, तो ये मोटा मोटी एक इंश्योरेंस का हम लोगों ने मीनिंग लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, लिखो इट इज अ पीरियोडिकल पेमेंट। पीरियोडिकल पेमेंट मतलब ये एनुअली भी हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, समटाइम्स ये मंथली भी हो सकता है। इट इज अ पीरियोडिकल पेमेंट made by insured to the
इंश्योरर, it is a periodical payment made by insured to the insurer। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक पीरियोडिकल पेमेंट है जो कौन किसको करता है, इंश्योर्ड करता है इंश्योरर को। नेक्स्ट लिखो पॉलिसी वैल्यू और सम अश्योर्ड। देखो सम अश्योर्ड बोला, सम गारंटीड नहीं बोला, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। तुम मेरे पास क्लास करने आए तो हम तुमको अश्योरेंस दे सकते हैं कि रोज पढ़ाई करो, डेली क्लास आओ, सारा किताब खरीदो, ठीक है, डेली नोट्स बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, सब कुछ अच्छा होगा, कोई चीटिंग करने का दरकार नहीं पड़ेगा, प्रॉपर तरह से खुद का एग्जाम दोगे और सब कुछ, सारा एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये एक अश्योरेंस है, इज नॉट अ गारंटी। तो पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू वो अमाउंट है जिस अमाउंट तक रिस्क लिया है कौन, इंश्योरेंस कंपनी। लिखो पॉलिसी वैल्यू is the amount of liability borne by insurance company ब्रैकेट में लिख देंगे इंश्योरर, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल डैमेज ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर, कॉमा थेफ्ट, चोरी हो जाना, एक्सेट्रा, इन द इवेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल डैमेज टू द इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू क्या होता है। अच्छा, इसको सम अश्योरेंस नहीं बोली, सम अश्योर्ड लिखो। हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ पे बोलते बोलते यहाँ पे थोड़ा सा अश्योरेंस बोल दिए थे, अश्योरेंस वर्ड बोलते हैं, सम अश्योर्ड लिखते हैं। पॉलिसी वैल्यू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी borne by insurance company in the event of any financial damage to the insured। अब हम लिखेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने तरह का हो सकता है। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कितने तरीके का हो सकता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी दो टाइप का हो सकता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जब हम कोई भी चीजों का लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं ना,
जो वो लिविंग बीइंग हो, ठीक है, लिविंग बीइंग जो सांस लेता है, जिंदा है, चिल्लाता है, ठीक है, घर पे आराम से पढ़ाई करता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और दूसरा होता है, देखो सारा स्टूडेंट लोग यही बोल रहे हैं कि सर आप कितना ताना मारते हैं, हम तो कुछ नहीं बोलते, हम कुछ बोलते ही नहीं, हम क्या करेंगे बोल के। स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्लास 12 के बाद वो पढ़ाई करना भूल गया है, किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। क्या हम दोनों ही इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले प्रीमियम पे करते हैं? यस। सोचो हमने अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया कुछ सालों तक, फिर अचानक से दिया बुझ गया, ठीक है, तो पैसा या तो मेरे, अब हम तो दिया खत्म, तेल खत्म हो गया था, तो आगे चल के मेरे फैमिली मेंबर्स किसी को मिलेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उत्तराधिकारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है कि नहीं। मतलब इसमें प्रीमियम भरने पे नुकसान तो नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ पैसा जरूर मिलेगा, है ना, जिंदगी के रहते भी या फिर बांध जाने के बाद भी मिल जाएगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में देखो, अगर हमने सोचो 3 साल तक प्रीमियम पे किया, 3 साल जब तक प्रीमियम पे किए कुछ नहीं हुआ, फिर हम थोड़ा स्टूडेंट जरा सोचे, 3 बार में तो कुछ नहीं हुआ, चौथा बार भी थोड़ा देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा, फिर सोचता है पिछले बार तो कर लिए थे, इस बार भी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना, मैनेज कर लिए थे, मैनेज कर लिए थे, स्टूडेंट मैनेज करता है चीजों को, ठीक है, बिना पढ़े जाके एग्जाम देना। तो ऐसा थोड़ा स्टूडेंट टाइप सोचे, जाते चौथा साल में ही मेरा डैमेज हो गया, ठीक है, मोटर कार एकदम डैमेज, तो भाई हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, बोले देखो 3 साल तक आपको प्रीमियम दिए हैं, चौथा साल में ऐसा हुआ है तो देख लीजिए, बोले कुछ देखने का सीन नहीं है, 3 साल तक प्रीमियम दिए थे, उस दौरान जब तक तुम्हारा प्रीमियम पॉलिसी लैप्स नहीं किया था तब तक तो हम लोग क्लेम एक्सेप्ट कर लेते, पर जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उस दिन आपने इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल नहीं करवाया था, तो हम 1 रुपया क्लेम डैमेज देने के लिए लायबल नहीं है। क्लियर, यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। अगर ये चीज नहीं होता, सोचो कितने सारे लोग प्रीमियम ही नहीं भरते, 2-3 साल भर देते और फिर जाके क्लेम मांगने लगते। इसलिए लॉ को स्ट्रिक्ट बनाया गया है सो दैट लोग इनका गलत फायदा दुरुपयोग ना कर सके। तो जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर तुम्हारा पॉलिसी लैप्स हो गया है और उस दौरान तुम्हारा अगर कोई फाइनेंशियल डैमेज होगा तो तुमको 1 रुपया का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी चक्कर में लोग जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम एकदम टाइम टू टाइम भरते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर कहीं से थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो 1 रुपया का क्लेम नहीं एक्सेप्ट होगा। क्लियर। तो जो भी है ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट इन सिलेबस। हमको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नहीं पढ़ना है सिलेबस में, हमको पढ़ना है जनरल इंश्योरेंस के बारे में। क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। अब चैप्टर शुरू हो रहा है, अभी तक हम लोग बस इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, नंबर 1, इंश्योरेंस क्लेम for loss of stock, insurance claim for loss of stock। दूसरा नंबर 2, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट।
लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट का डाउट आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, लॉस ऑफ स्टॉक तो समझ में आ रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये तो हम पहला बार सुन रहे हैं। हम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते थे, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो वो हम लोग चैप्टर में आएंगे, टॉपिक में आएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे क्या होता है। देखो 6 तो चैप्टर है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे बोलेंगे तो 5-7 चैप्टर है, यूनिट भी है ना चैप्टर के अंदर। तो 7 चैप्टर है, तो तुम इतना समझ जाओ कि हर क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जैसे मेजॉरिटी को वो लोग 10 मार्क्स में रखेंगे और 15 मार्क्स का तुम्हारा 2 क्वेश्चन का पैटर्न है। वो 5 मार्क्स का इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनने का उम्मीद नहीं है। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हमको ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। यस, तो क्योंकि इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो चैप्टर्स है इसमें 5 मार्क्स का ज़्यादा कोई स्कोप है नहीं। ठीक है, तो 10 मार्क्स और तुम्हारा 15 मार्क्स वाला ही पैटर्न बनता है। तो इन दैट केस तुमको दोनों टॉपिक ही कवर करके जाना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन अभी पहला टॉपिक के साथ, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक के साथ। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। देखो अभी कॉपी नहीं करना है, अभी ध्यान से सुनो। मान लो ये है 1 जनवरी 2024, ओपनिंग डेट, साल का पहला दिन, और 15 मई 2024 को DOF दैट इज डेट ऑफ फायर, आग लग गया हमारा गोडाउन में। ठीक है, इसका मतलब हम लोग 1 जनवरी से लेके 14 मई या फिर 15 मई का दोपहर तक बिजनेस किए थे। इस दौरान का हमारे पास एक्चुअल डेटा में क्या क्या होगा, क्या हम ये बता सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2024 कितना था? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमने 31 दिसंबर 2023 को अपना स्टॉक वैल्यूएशन किया होगा, और स्टॉक वैल्यूएशन किया होगा तो हमको एग्जैक्टली पता होगा कि हमारा 31 दिसंबर 2023 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही 1 जनवरी 2024 का ओपनिंग स्टॉक है। इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे पूछा कि क्या तुमको पता है ओपनिंग स्टॉक कितना था? हम बोले हाँ पता है। इंश्योरेंस कंपनी पूछा कि एक बात बताओ, 1 जनवरी 2024 से लेके 15 मई 2024 डेट ऑफ फायर तक का परचेजेस पता है? हम बोले हाँ पता है। परचेज जब करते हैं तो हम लोग उसका इनवॉइस होता है, इनवॉइस के अकॉर्डिंग देख के हम लोग एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख के बता देंगे कितने का परचेज किए थे। फिर हमसे, अच्छा इसके सामने लिख देते हैं परचेजेस। ठीक है, परचेजेस। फिर हमसे इंश्योरेंस कंपनी पूछा तुमको ये पता है इस दौरान सेल्स कितना हुआ था? हम बोले कितना क्वेश्चन पूछ रहे हो? बोले जो पूछ रहे हो बताओ, पैसा नहीं देंगे नहीं तो। बोले ठीक है जो पूछना पूछिए। 15 मई 2024 बोला सेल्स पता है? हम बोले हाँ पता है। बोला मेरा बात तो सुनिए, मेरा डैमेज हुआ है, हमको पैसा चाहिए। बोले पैसा ऐसा थोड़ी मिलेगा, पैसा लेने के लिए मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ वर्कर लोग काम करता है ना? बोले हाँ वर्कर काम करता है, वेजेस पे करते हैं उसको हम लोग। तो उसको 1 जनवरी 2024 से लेके 15 मई 2024 तक तुमने कितना वेजेस पे किया, क्या ये तुमको पता है? बोला हाँ पता है, हम लोग वीकली पेमेंट करते हैं वेजेस का, तो 15 मई में तो 2 सप्ताह का वेजेस पे किए होंगे मई महीना में। फिर वो हमसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, तो एक बात बताओ कि तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, या क्लोजिंग नहीं लिख रहे हैं खाली स्टॉक लिख रहे हैं, स्टॉक ऑन 15/5/2024 दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा, क्या वो तुमको पता है? तो बस अब तो हम शॉक्ड हो गए, ये क्या पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि हम जो भी उसको बताएंगे उसके बदले हमको प्रूफ देना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी
कि मामा का घर है और गए बोले कि 2 लाख का स्टॉक था, उधर से 2 लाख का क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा। यू हैव टू प्रूव दैट जो तुम बता रहे हो वो डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्टिव है कि नहीं। यू हैव टू अटैच अ डॉक्यूमेंट। सब कैसे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे? जब साल के एंड में हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं ना, स्टॉक टेकिंग करते हैं, तो हम लोग स्टोर्स लेजर बनाते हैं, है ना। अब फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है उसको वेरीफाई करता है, उसमें उसका सिग्नेचर होता है, तो उससे समझ में आता है कि ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। बट 15 मई 2024 को कौन सा कॉस्ट अकाउंटेंट आके यहाँ पे या फिर कोई भी अकाउंटेंट आके यहाँ पे इसने देखा होगा स्टॉक कितने का है? अकाउंटेंट हमारे यहाँ पे जो आता है वो सुबह का 10 बजे आता है और रात का 6:30-7 बजते ही वो अपना घर निकल लेता है। फिर 7:30 7:30 से आईपीएल शुरू हो जाता है ना, वो घर जल्दी जाना पड़ेगा ना, उधर भी उसका धंधा पानी है। इधर तो छोटा मोटा धंधा है, इधर जो हमारे पास वो काम करने आता है मात्र 15-20 हजार कमाता है, उधर तो बड़ा धंधा है। 49 रुपीज लगा के 3 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो तो बड़ा धंधा पानी है, तो रुकता नहीं, वो पहले भाग जाता है। हम उसको कितना बोलते हैं, नहीं वो नहीं नहीं रुकेंगे, आज तो मैच है, तो 7:30 बजे तो घर पहुंचना है, तो जो भी है वो भाग जाता है। अब आग तो ये बोल के लगेगा नहीं कि हम तो रुको अकाउंटेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से लगेंगे। अब उसके बाद हमारा ट्रक का एंट्री होता है, जनरली ट्रक जो है गुड्स का साथ एंट्री लेता है थोड़ा लेट नाइट में। ठीक है, तो ट्रक का एंट्री हुआ, ठीक है। अब ट्रक वाला क्या करता है, सारा गुड्स को अनलोडिंग करवा देता है, और उस समय हमारा जो गोडाउन में ना सिर्फ स्टोर कीपर रहता है या फिर वॉचमैन रहता है। ठीक है, ये लोग को उतना काउंटिंग उतना आता नहीं है। ठीक है, ये लोग भी उसमें मैच देखने बिजी रहते हैं, ये लोग उतना ध्यान नहीं देता, बोले जो भी है सामान उतार दो, जो होगा बिल विल जो भी है, इनवॉइस चालान जो भी है रख दो, कल सुबह साहब आएंगे तब जाके हिसाब किताब होगा। बोले ठीक है, क्लियर। दिस इज रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऐसा ही होता है। तो सोचो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमको डेट ऑफ फायर का स्टॉक नहीं पता, और ये सब नहीं भी पता रहता तो भी चलता। सब बेकार क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा था। ठीक है, सब उसको हमसे खाली बेकार बेकार क्वेश्चन पूछ रहा था, मेन तो उसको ये जानना था। इससे हम लोग भी किसी को फोन करते हैं ना तो पहले हम हालचाल पूछते हैं, और बताइए सब घर पे सब बढ़िया और सब ठीक, और सुनिए यहाँ ऐसा हुआ, अच्छा सुनिए ना एक तो बात करना था आपसे। मेन मुद्दे पे डायरेक्टली अगर तुम आ जाओगे तो सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा। ऑफेंड समझ में आता है? उसको बुरा लग जाएगा, तो तेरी फोन करती पहले ये बोल दिया, हाल चाल भी नहीं पूछा मेरा। ये सिस्टम है, ये तरीका है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी पहले हमको फालतू का कुछ क्वेश्चन पूछा, उसको ये सब जान के क्या करना था भाई, उसको तो ये जानना था, वही हमको नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को 15 मई 2024 का स्टॉक वैल्यूएशन मतलब हम लोग को पता नहीं स्टॉक कितना था, तो हम अपने हिसाब से कोई फिगर बता नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो पिछले साल का पूरा डेटा हमारे पास है। 1 जनवरी 2023 लास्ट ईयर का ओपनिंग डेट था, एंड 31 दिसंबर 2023 लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट था। ये पूरा साल हमने बिजनेस किया था, तो ये पूरा साल का हम लोग के पास अकाउंटिंग डेटा है, और हम लोग को लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है। क्लास 12 में तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस, जो कि तुम्हारा फेवरेट चैप्टर था, जिसमें हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को याद नहीं करते। जीपी रेशियो कैसे निकालते थे? जीपी रेशियो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है एंड इट इज बेस्ड ऑन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लास्ट ईयर का हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पता होगा? हाँ पता होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो पूरा साल बिजनेस किए थे। लास्ट ईयर मतलब 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। तो क्या लास्ट ईयर का हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता होगा? बिल्कुल। क्या लास्ट ईयर का हमको सेल्स पता होगा? हाँ ये भी पता होगा। तो जब लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट पता है, लास्ट ईयर का सेल्स पता है, तो क्या लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलता है जीपी परसेंटेज? जीपी बाई सेल्स इंटू 100। मान लो लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज आया 20%, तो 20% मतलब 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। और हर बिजनेस का ना अपना एक इंडस्ट्री पैटर्न होता है। ठीक है, हर बिजनेस का जीपी का परसेंटेज इंडस्ट्री वाइज
फ्लक्चुएट करता है। यू अंडरस्टैंड? इंडस्ट्री, जैसे अभी अगर हम लोग बिस्किट इंडस्ट्री का बात करें तो इसमें बहुत सारा फर्म आता है। ब्रिटानिया एक फर्म है, पार्ले एक फर्म है, सोबिस्को एक फर्म है, राजा प्रजा है कि नहीं, बिक्स फार्म, प्रिया, ये सब फर्म है। क्लियर? ये सब फर्म है। तो इनका एक इंडस्ट्री बना हुआ है। इंडस्ट्री मींस ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो लास्ट ईयर का जीपी का परसेंटेज अगर 20% था तो ये 20% किसके ऊपर बेस्ड था? सेल्स के ऊपर। वेरी गुड, तुम सही जगह से पढ़ाई किया है। सेल्स के ऊपर बेस्ड था, 20% ऑन सेल्स। तो अब हमको बताओ, क्या हमको 1 जनवरी 2024 से लेके 15 मई 2024 का सेल्स पता है? हाँ पता है हमको। 1 जनवरी 2024 से लेके 15 मई 2024 तक का सेल्स पता है। और हमको लास्ट ईयर का जीपी का परसेंटेज भी पता है। हमको लास्ट ईयर का जीपी का परसेंटेज भी पता है। हमको इस साल 1 जनवरी 2024 से लेके 15 मई 2024 तक का सेल्स पता है। हमको लास्ट ईयर का जीपी का परसेंटेज पता है। तो इन दोनों डेटा के हेल्प से हम करंट ईयर का जीपी, अप्रोक्सीमेट जीपी, नॉट एक्यूरेट जीपी, अप्रोक्सीमेट जीपी निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड जीपी निकाल सकते हैं। क्यों ये अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक साल खत्म नहीं हुआ। जब साल खत्म होगा तब तो एक्चुअल जीपी आएगा। अभी तो हम अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि पिछले साल जीपी का परसेंटेज 20% था और इस दौरान का सेल्स हमको पता है। तो जब सेल्स को हम जीपी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक एस्टिमेटेड जीपी मिल जाएगा इस साल का। अब तुम सोचो, अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। अब अगर तुम एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो तुम उसमें ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो, तुम उसमें परचेजेस लिख सकते हो, सेल्स लिख सकते हो, वेजेस लिख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड वाला लिख सकते हो। तो अपने यहां बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अपने यहां बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अगर हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, कहां से लेके कहां तक का? 1 जनवरी 2024 से लेके 15 मई 2024 तक का ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट जो पूरा साल का नहीं है, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, रफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 15 मई 2024 तक का। अब शाम को लगा होगा आप। ठीक है, क्लियर? तो इस दौरान का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसका हमको ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, सेल्स पता है, वेजेस पता है और एस्टिमेटेड जीपी भी पता है। तो एक चीज सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में तुमको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, जीपी पता है तो क्या क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन वो जो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर होगा, क्या वो एक्यूरेट डेटा है? नहीं, वो एस्टिमेटेड डेटा है। क्यों? क्योंकि उस ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक तो करेक्ट है, परचेज, सेल्स, वेजेस भी करेक्ट है, लेकिन जो जीपी है वो एस्टिमेटेड डेटा है, वो एक्यूरेट नहीं है। और क्योंकि जीपी एस्टिमेटेड डेटा है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक भी एक एस्टिमेटेड फिगर है ना। हम अनुमान लगा रहे हैं कि इतना का लगभग स्टॉक हमारे पास होगा। क्लियर? तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट बना के। मतलब इस टॉपिक से क्या समझे कि अगर क्वेश्चन में जीपी का परसेंटेज लास्ट ईयर का दिया है तो उसका हेल्प से हम लोग करंट ईयर का एस्टिमेटेड जीपी निकाल सकते हैं। और जब करंट ईयर का एस्टिमेटेड जीपी निकल जाएगा तो हम लोग स्टॉक निकाल सकते हैं ऑन द डेट ऑफ फायर। तो लिखो स्टेप 1। स्टेप 1, prepare trading account of last accounting year। लास्ट मत लिखो, प्रीवियस लिख दो। ऑफ प्रीवियस accounting year, prepare trading account of previous accounting year
that is prior to the date of फायर, जिस दिन आग लगा उसका पिछले साल का अकाउंटिंग ईयर, उसका हमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, तो पिछले साल का अकाउंटिंग ईयर का डेटा यूज करके पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग पिछले साल का क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेप 2, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, जीपी का परसेंटेज अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो लास्ट ईयर का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में जीपी का परसेंटेज नहीं दिया है तो जिस साल आग लगा उसका पिछले साल का लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लास्ट ईयर का जीपी निकालेंगे और स्टेप 2 में जीपी का परसेंटेज निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। स्टेप 3, प्रिपेयर मेमोरेंडम, prepare memorandum trading account up to the date of fire, up to the date of fire in order to calculate estimated value of stock, in order to calculate estimated value of stock on the date of fire। तो हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि डेट ऑफ फायर पे हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था। स्टेप 4, लास्ट स्टेप, स्टेप 4 में लिखो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जो कि कुछ इस तरह सा रहेगा दिखने में, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक, ऑन द डेट ऑफ फायर, इसके अंदर लिखो एक नॉर्मल स्टॉक और एक एबनॉर्मल स्टॉक। ये क्या होता है ये चैप्टर में आगे जाके समझ में आएगा। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब सोचो आग में कूद के हम लोगों ने, अक्षय कुमार जैसा आग में हम लोग कूद गए, जैसे अक्षय कुमार वेलकम मूवी में आग में कूद गया था और कटरीना कैफ को बचा लिया था, ठीक है, लेकिन बाद में कटरीना कैफ ही अक्षय कुमार को बचा के लेके आ रही थी, ठीक है। तो वैसे ही करके हम लोग आग में कूद गए, ठीक है, और शाहरुख खान सलमान खान जैसे आग में कूद जाता है और ऐसे बचा लेता है, वैसे ही करके हम लोग आग में कूद के कुछ सामान बचा लिए अपना, ठीक है, क्लियर। तो सोचो जो आइटम डैमेज नहीं हुआ, जो आइटम हमने बचा लिया, क्या उसका भी क्लेम, उसका भी कंपनसेशन देगा इंश्योरेंस कंपनी? नहीं देगा, ठीक है।
तो इसीलिए उसको कहते हैं स्टॉक सैल्वेज। स्टॉक सैल्वेज, SALVAGE, स्टॉक सैल्वेज, उसको हम लोग लेस कर देते हैं। और लेस करने के बाद आ जाता है हमारा अमाउंट ऑफ गुड्स लॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट हमको मेन सम में बनाना रहेगा, यही बताएगा कि हम लोग को कितना इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्कॉलर सबको परचेज कर लेना ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सम स्टार्ट कर सकें।